Assalamu alaikum. This is a video on O-Level Spark Studies P1 focusing source-based questions, and this is a part 2 of the source-based question series. अगर आप लोगों को पैटर्न प्रॉपरली नहीं अभी पता या आप लोगों ने देखा नहीं तो प्लीज़ रेफर टू द पार्ट 1 ऑफ द वीडियो. द लिंक इज़ मेंशन्ड in the description. Abhi for as a next question we are doing November 2020 and we have source A and then source B. और I'm repeating again, अगर आपको source A and B और question pattern और आंसर पैटर्न नहीं पता तो प्लीज़ रेफर टू द पार्ट 1 ऑफ द सीरीज़. अच्छा, सोर्स ए सेज of November 2020 in my okay, so let's read out the question first. Section A, question number 1A. According to source A, why was Queen Victoria made Empress of India? A very simple question कि क्वीन विक्टोरिया को एम्प्रेस ऑफ इंडिया बनाया क्यों. तो आर की पॉइंट इज वाई वॉज शी मेड एम्प्रेस ऑफ इंडिया. अच्छा, अब इसमें बिल्कुल पहले की तरह वी नीड टू रेफर टू द पैसेज द सोर्स ए और यहीं से हमें पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट करने. आई एम ट्राइंग कि इसको मैं बहुत लेंथी वीडियो ना हो, शॉर्ट वीडियो, क्योंकि पहले पैटर्न डिस्कस हो चुका हुआ है. इन मई 1876 बेंजामिन डिसरेली द कंजर्वेटिव प्राइम मिनिस्टर मेड क्वीन विक्टोरिया एम्प्रेस ऑफ इंडिया. अच्छा, तो आई डोंट थिंक कि पहली वाली लाइन में हमें कोई पॉइंट नज़र आ रहा है कि वाई वॉज शी मेड द एम्प्रेस ऑफ इंडिया. ठीक है. और अच्छा, द नेक्स्ट है ही सेड दिस वुड लिंक द मोनार्की मोर क्लोजली विद इंडिया एंड वुड अंडरलाइन ब्रिटेन्स पोजीशन एज अ वर्ल्ड पावर. अच्छा, देखें यहाँ पे वी कैन सी अ रीज़न कि अब जो इनका कंजर्वेटिव पीएम था ऑफ ब्रिटिश, उसने क्वीन विक्टोरिया को एम्प्रेस ऑफ इंडिया यस अपॉइंट किया, बट ही सेड दिस वुड लिंक द मोनार्की मोर क्लोजली विद इंडिया. तो यहाँ पे हमें एक रीज़न नज़र आ रहा है, ठीक है, कि बनाने का पर्पज़ क्या था. तो वी कैन से दिस इज़ आर रीज़न नंबर 1. क्वेश्चन से इज़ कि एम्प्रेस ऑफ इंडिया क्यों अपॉइंट किया गया इनको. तो रीज़न कुड बी कि वो ज़्यादा अच्छा लिंक कर देंगी ब्रिटिश मोनार्की को, ब्रिटिश डोमिनियन को विद इंडिया. अच्छा, द सेकेंड रीज़न वुड बी एंड वुड अंडरलाइन ब्रिटेन्स पोजीशन एज वर्ल्ड पावर. तो यस, दिस इज़ द सेकेंड रीज़न कि क्वीन विक्टोरिया वुड मेक्स ब्रिटेन्स पोजीशन मोर क्लियर एज अ वर्ल्ड पावर. तो ये आपका सेकेंड रीज़न आ जाता है. ठीक है. द क्वीन वॉज प्लीज विद द अरेंजमेंट एंड सॉ इंडिया एज अ ज्वेल in the crown of her empire, a place full of vibrant colors, gems, fruits and spices. As such, Queen Victoria viewed India as a land to be governed by British order and justice. अच्छा, देखो यहाँ पे भी प्रीवियस पैसेज की तरह बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मोर देन 3 और मोर देन 5 पॉइंट्स हैं, बट जाहिर है हमें इसमें से कोई ना कोई 3 पॉइंट पिक करने और नीचे लिखने आंसर के अंदर. बट बेटा कीप इन माइंड कि आप ऐसा नहीं कर सकते विच इज़ अ वेरी बिग ब्लंडर के आप पूरा ही पैसेज कॉपी करके नीचे लिख लिख के आ जाओ. ऐसा नहीं होगा. एग्जामिनर इज़ नॉट ब्लाइंड कि वो आपको उस पूरे पैसेज में से फाइंड आउट करेगा कि 3 पॉइंट्स कौन से हैं. ऐसा होता है, इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसा करना नहीं है. आपने स्पेसिफिकली 3 पॉइंट्स पिक करने हैं और नीचे लिखना है. ये नहीं करना कि शॉर्टकट निकाल लें और पूरा पैसेज को उठा के नीचे लिख दें कि इसमें तो पॉइंट्स आ ही जाते हैं तो एग्जामिनर मार्क कर देगा बिकॉज देर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग इन कैम्ब्रिज. ऐसा नहीं होगा. आपको 3 पॉइंट्स पिक करने हैं. मोर देन 3 पॉइंट्स लिख सकते हो. अच्छा, अब देखो हम कह सकते हैं क्वीन वॉज प्लीज विद द अरेंजमेंट, बट ये अरेंजमेंट वाला पॉइंट नहीं लिखना. आपने लिखना है सॉ इंडिया एज अ ज्वेल इन हर क्राउन. इसके अलावा हम कह सकते हैं कि क्वीन व्यूड इंडिया एज अ लैंड टू बी गवर्न बाय द ब्रिटिश ऑर्डर एंड जस्ट. उनको लगता था कि बेहतर है कि इंडिया की जो जोग्राफिकल फीचर्स हैं इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है सारा, तो इसको मज़ीद एफिशिएंट बनाने के लिए इट शुड बी गवर्नड बाय द ब्रिटिश ऑर्डर एंड जस्टिस, के वो वाला सारा निज़ाम जो है वो इंडिया के ऊपर इम्प्लीमेंट कर दें. तो दैट इज़ वाई शी वॉज अपॉइंटेड एज द एम्प्रेस ऑफ इंडिया. सो दिस इज़ माई पॉइंट नंबर 3 कि हम ये लिख सकते हैं. ठीक है. अच्छा, तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे 3 ठीक है, बट फोर्थ के तौर पे आप लिख सकते हो फॉर अ सेफ प्ले कि सॉ इंडिया एज अ ज्वेल इन द क्राउन ऑफ हर एम्पायर. तो दिस कुड बी द फोर्थ पॉइंट एज वेल. ठीक है. तो अब क्या करेंगे, मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा क्योंकि ऊपर हाईलाइट करती हैं. आप बिल्कुल एज इट इज़ पॉइंट्स को पिक करना है और नीचे लिख देना. यही हमारा आंसर है जो मैंने ऊपर हाईलाइट कर दिया. ठीक है. तो ये पार्ट ख़त्म. मूविंग ऑन टू द पार्ट बी. सॉरी, सोर्स बी. अच्छा, देखें सोर्स बी में वी हैव अ वेरी सिंपल पिक्चर. इसमें वो उस पेपर की तरह जून 2020 की तरह का
वो सारी डिटेल नहीं है, एक मैसिव पिक्चर के अंदर कंटेंट नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ दो हमें फिगर्स नज़र आ रही हैं। और यस, बाकी सारा जो मैं कंटेंट है ऑफ द पिक्चर ऑफ द पेंटिंग इज़ इररेलेवेंट। वो कोई यहाँ पे ख़ास उसका बनेगा नहीं, इन्फ्लुएंस भी नहीं बनेगा, और उसकी पिक्चर के डिस्क्रिप्शन भी कोई नहीं है, बिकॉज माउंटेन्स है और सारी चीज़ें। अच्छा, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पिक्चर सेज एन इमेज पोर्ट्रेइंग अ लेजेंड अबाउट टीपू सुल्तान द रूलर ऑफ मैसूर। ठीक है, अच्छा ये अब टीपू सुल्तान को स्पेसिफिकली हाईलाइट किया जा रहा है इस पिक्चर में। और लेट्स सी द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज व्हाट कैन बी लर्न फ्रॉम द सोर्स बी अबाउट टीपू सुल्तान द रूलर ऑफ मैसूर। अब इस ये ना बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई हमें बहुत टिपिकल डिटेल रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि सिंपल रिक्वायरमेंट है कि व्हाट कैन वी लर्न अबाउट टीपू सुल्तान। तो ये हमारा की पॉइंट है। की पॉइंट जिनको नहीं पता, बेटा याद रखना है, हमेशा क्वेश्चन में सर आपको की पॉइंट हाईलाइट करना होता है। और ये मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि पेपर की टिप भी है कि आप हर क्वेश्चन में की पॉइंट हाईलाइट कर लो, बिकॉज पास्ट ट्रेंड्स यही बताते हैं। आफ्टर 2019 या जो 2020 के पेपर्स हैं, इसके अंदर कैम्ब्रिज की जो वर्डिंग है ऑफ द क्वेश्चंस, और उसके अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी ऐड कर दी उन्होंने, तो आपको ना क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग में डिफ़िकल्टी आती है। और वैसे भी क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग इज़ अ बिग प्रॉब्लम इन कैम्ब्रिज। तो अंडरस्टैंड करना है, की पॉइंट्स हाईलाइट करने हैं कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। तो आपकी डिमांड है जी अबाउट टीपू सुल्तान। अच्छा, लेट्स रीड द पिक्चर एंड ब्रेक द पिक्चर। यहाँ पे अब ये टीपू सुल्तान साहब हैं, और एक आपको टाइगर नज़र आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, और अब ये जो टाइगर है, इससे एक फ़ाइट की जा रही है, और टीपू सुल्तान, अब मैं आपको ना बता रहा हूँ कि पॉइंट्स कौन कौन से निकालने हैं आपने। ये देखो, नंबर वन कुड बी कि एक फ़ाइट आपको नज़र आ रही है विद द टाइगर, और टाइगर इज़ अ, हम कह सकते हैं कि ये साइन किस चीज़ का है, ये उसका ब्रेवरी का साइन है कि वो टाइगर से फाइट कर रहे हैं, या टाइगर इटसेल्फ एक सुपर पावर के तौर के ऊपर एनिमल्स के अंदर और एक पावरफुल बीइंग माना जाता है। तो उससे फाइट करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। तो ये नज़र आ रहा है कि एक बहुत ह्यूज काम जो है वो टीपू सुल्तान कर रहे हैं। और सेकंड, सोर्ड नज़र आ रही है आपको। अब मैं आपको बताऊंगा कि पिक्चर के बाद हमने इन्फ्रेंस कैसे करनी है, कॉन्टेक्चुअल नॉलेज भी एक चीज़ मैं आपको और इसमें ऐड करवाता हूँ अभी। और फिर हमने हाईलाइट करना है फेशियल फीचर्स ऑफ टीपू सुल्तान को। ठीक है, मैं थ्री स्पेसिफिकली इसलिए कर रहा हूँ कि ये तीन सबसे ज़्यादा रेलिवेंट चीज़ें हैं विच यू कैन ऐड इन योर आंसर। तो अब देखो, जब आपने किया, आपने बताया कि लेट से मैं पहले हाईलाइट करता हूँ पॉइंट नंबर 3 को, अबाउट द फेशियल फीचर्स ऑफ टीपू सुल्तान। तो मैं कहता हूँ, अब देखो फेशियल फीचर्स पे क्या है, आप फेशियल फीचर्स में से अपेरेंस ऑफ टीपू सुल्तान को बता सकते हो। अपेरेंस बेसिकली इसकी क्लोथिंग भी है सारी। तो आप कह सकते हो टीपू सुल्तान इज़ वेल ड्रेस्ड। ठीक है, आपने पिक्चर को डिस्क्राइब किया, एंड ही हैज़ माउस्टेज ऑन हिज फेस। ये लिखना ज़रूरी है क्योंकि पिक्चर है ना, तो हमारे पास लिमिटेड कंटेंट है। तो आप अब माउस्टेज इज़ अ साइन ऑफ ब्रेवरी और इज़ अ साइन ऑफ करेज। तो साइन का मतलब ये है कि उस टाइम के कल्चर और ट्रेडिशन के मुताबिक ये एक साइन था। तो यस, हम इसमें से भी कंक्लूजन एक अच्छा निकाल सकते हैं, एंड ही हैज़ अ माउस्टेज। ठीक है, अच्छा ये बात आपने कर दी। फिर आप कह सकते हो ही इज़ नॉट, बल्कि हम कह सकते हैं ही डज़ नॉट अपेयर टू बी फियरफुल। देखो उसके उसके फेशियल फीचर बिल्कुल रिलैक्स नज़र आ रहे हैं, कोई फेयर नहीं नज़र आ रहा, कोई डर नहीं, कोई फ्राइटन नहीं हो रहा वो, बल्कि फेयरलेस नज़र आ रहा है। तो हम कह सकते हैं डज नॉट अपेयर टू बी फेयरफुल, सो ही वॉज, या सो इज़ अ ब्रेव वॉरियर। ये आपने इन्फर कर दिया उसको। ठीक है, आपने कंक्लूड भी कर दिया कि ये इसके फीचर्स हैं, वेल ड्रेस्ड है, माउस्टेज उसके फेस के ऊपर है, और फेयरफुल नज़र नहीं आ रहा, तो ये एक ब्रेव वॉरियर है। फिर हम कॉन्टेक्चुअल नॉलेज की तरफ, अच्छा देखें, कॉन्टेक्चुअल नॉलेज जब मैं वर्ड यूज़ करता हूँ, बिकॉज इट्स बीन रिटन इन द मार्किंग स्कीम ऑफ 2020 ऑनवर्ड्स, नवंबर 2020 ऑनवर्ड्स, तो हमें इसको भी ऐड इसमें करना है कि कॉन्टेक्चुअल नॉलेज बेसिकली होता है कि आपको कितना पता है इसके बारे में, कॉन्टेक्स्ट के बारे में, इस पिक्चर या टीपू सुल्तान के बारे में। तो देखिए, हम कह सकते हैं ना, हमारे पास नॉलेज है इसकी कि बिकॉज ऑफ हिज ब्रेवरी, ये कॉन्टेक्चुअल नॉलेज है, बिकॉज ऑफ हिज ब्रेवरी एंड करेज ही वॉज नोन एज, क्या टाइटल था इसका, लाइन द टाइगर ऑफ मैसूर। लाइन ऑफ मैसूर भी कह सकते हैं, द टाइगर ऑफ मैसूर भी कह सकते हो। ठीक है, आपने एक ये बात कर दी। और
इसके अलावा अनदर पार्ट इज़ पार्ट नंबर 2, हम कह सकते हैं कि ही इज़ फाइटिंग विद द टाइगर विच शोज़ हिज एक्सट्रीम करेज, ऐसा कुछ कर सकते हो, करेज कर सकते हो, हिज पावर कर सकते हो, हिज फियरलेसनेस कर सकते हो। तो और इसके अलावा आप ऐड कर सकते हो कि ही वो, अच्छा इसके बारे में ना स्टोरी थी कि ही वॉज नॉन एज किलिंग द टाइगर। अच्छा कुछ जगह पे था कि ये टाइगर से फाइट के बाद उसको मार भी देता है, कुछ जगह के ऊपर था कि ही वॉज बीइंग डोमिनेंट ओवर द टाइगर्स, उन्हें कंट्रोल कर लेता है। तो कॉन्टेक्चुअल नॉलेज के तौर पर वी कैन राइट कि ही वॉज नॉन एज हु यूज्ड टू फाइट एंड किल द टाइगर्स। ठीक है, ये आपने फर्दर ऐड कर दिया। तो इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातों के अंदर आ सकता है कि ही लुक्स कॉन्फिडेंट। मैं मज़ीद ऐड इसलिए कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि हम इस सिंपल पिक्चर में से किस तरह के पॉइंट्स निकाल सकते हैं। तो ही लुक्स कॉन्फिडेंट भी है। अच्छा ड्रेस को रिलेट करो, तो अब देखो मैं यहाँ पे शॉर्ट करके लिख देता हूँ। ड्रेस को जब आप रिलेट करोगे तो अब ड्रेस से क्या नज़र आ रहा है, ये वेल ड्रेस्ड है, इसका मतलब कि वेल्दी पर्सन भी है, ये रिच पर्सन भी है। और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि ही हैज़ अ सोर्ड, और सोर्ड क्या साइन है, ही हैज़ अ सोर्ड, सो दिस शोज ही वॉज ऑलवेज रेडी फॉर द वॉर। तो ख़त्म बात, ये आपने अब एक पूरा आंसर बिल्ड किया और आई होप आई मेड माई पॉइंट्स क्लियर। इसको प्रैक्टिस ज़रूर करना है, इसको बार बार देखना है कि किस तरह से आप इसको इन्फर कर सकते हो। इस लेसन के बाद से ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन योर सेल्फ और देखें कि आप कैसे बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एनी क्वेश्चन और फॉर एनी कन्फ्यूजन फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन।